हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर बाय सेल्फ शुभम गोस्वामी। जितने भी स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको बोर्ड एग्जाम 2023 देना है वो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि ये 12th फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए स्टूडेंट, आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक है, ऐसे में आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो देखिए 12th फिजिक्स में मैंने आपको बहुत सारे चैप्टर के क्वेश्चन में ऑलरेडी बता चुका हूं और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 11 जिसका नाम है विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति। इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार आएंगे, उन सब क्वेश्चन को मैं आंसर के साथ बताऊंगा। अब ये देखिए, ये वीडियो जो है बहुत ही ज्यादा स्पेशल है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति के बहुविकल्पीय से लेकर विस्तृत उत्तरीय तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं सब कुछ बताऊंगा। और याद रखिएगा, जो 12th फिजिक्स में चैप्टर 11 है यानी कि विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति, इससे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं और आपके फिजिक्स में सबसे ज्यादा नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न ही आते हैं। तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर हमारे साथ बैठ जाइए। इस वीडियो को आप लोग कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे चैप्टर 11 के इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को, फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को, फिर लघु उत्तरीय प्रश्नों को और एटलीस्ट हम विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इस चैप्टर के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इससे अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी आते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न भी आते हैं और लघु उत्तरीय प्रश्न भी आते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों को। देखिए, किसी गतिमान कण से संबद्ध डी ब्रोगली तरंग की तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती, यानी कि जो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा होता है ये इनमें से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो देखिए सबसे पहले है द्रव्यमान पर, सेकंड है आवेश पर, थर्ड है वेग पर और फोर्थ है संवेग पर। तो देखिए ये आवेश पर निर्भर नहीं करता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए लैम्डा इक्वल टू मैंने आपको बताया था एच अपान पी, यानी कि लैम्डा इक्वल टू एच अपान पी होता है, एच है प्लांक नियतांक, पी है संवेग। ठीक है, अब देखिए पी इक्वल टू एम बी होता है तो एच अपान पी इक्वल टू एम बी होता है, तो पी की जगह पर हम एम भी लिख सकते हैं। तो देखिए जो हमारा लैम्डा है देहली तरंगदैर्घ्य, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, वो हमारे पी पर भी निर्भर करता है यानी कि संवेग पर भी निर्भर करता है, यम द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है, वी वेग पर भी निर्भर करता है, लेकिन आवेश कहीं नहीं है इसमें, तो ये आवेश पर डिपेंड नहीं करता। तो फॉर्मूले से आप समझ सकते हैं कि ये किस पर निर्भर करता है। समझ में आ रहा है? ऐसे दूसरा देखिए क्या है, निम्नलिखित कण एक ही वेग से गतिमान है, अधिकतम डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य वाला कण है। यानी कि ये चारों जो है कण है ये एक ही वेग से गतिमान है, चारों का वेलोसिटी एक ही है, चारों का वेग एक ही है, लेकिन सबसे ज्यादा डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य किसका होगा? तो देखिए फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन, सेकंड है न्यूट्रॉन, थर्ड है प्रोटॉन, फोर्थ है सीएक्स कण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। देखिए अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड सीएक्स कण ये चारों एक ही वेग से गतिमान हो तो सबसे ज्यादा डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य होगा इलेक्ट्रॉन का। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। ठीक है, तो ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ढूंढिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आपको थोड़ा घुमा फिरा कर दे दिया जाएगा, तो अगर आप पढ़े रहेंगे तो आंसर आसानी से दे देंगे। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि किसी कण का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य होगी। तो मैंने बताया डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य जो होता है वो संवेग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर हम संवेग को दोगुना कर देंगे, इसको दोगुना कर देंगे तो ये लैम्डा क्या होगा, ये आधी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट होगा। देखिए ये इसके व्युत्क्रमानुपाती है, अगर इसको हम दोगुना कर देते हैं तो हमारा जो लैम्डा है तरंगदैर्घ्य जो है वो आधा हो जाएगा। बस इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, आपको फॉर्मूला पता है, सभी क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, फोटान का विराम द्रव्यमान होता है, यानी कि जो फोटान होता है इसका विराम द्रव्यमान क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? फर्स्ट है ई अपान सी स्क्वायर, सेकंड है एच अपान सी लैम्डा, थर्ड है एच अपान लैम्डा, फोर्थ है शून्य। तो देखिए फोटान का विराम द्रव्यमान 0 होता है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट होगा। तो जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं सबको नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि यू हैव टू बी अ टॉपर, आपको टॉपर बनना है फिजिक्स में। और फिजिक्स में अगर आप लोग टॉपर
टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज ऐसे ऐसे चीजें पढ़ेंगे तभी आप लोग टॉपर बन पाएंगे, क्योंकि आपको स्मार्ट तरीके से काम करना होगा। चैप्टर वाइज क्वेश्चन ढूंढिए, चैप्टर वाइज टॉपिक ढूंढिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उनको पढ़िए, तभी तैयारी अच्छे से हो पाएगी। ऐसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए 5 नंबर है फोटॉन के गतिज द्रव्यमान का सूत्र है, यानी कि फोटॉन के गतिज द्रव्यमान का सूत्र क्या होगा। फर्स्ट है h म्यू अपान लैम्डा, सेकंड है h म्यू अपान c स्क्वायर, थर्ड है h c अपान म्यू, फोर्थ है c स्क्वायर अपान h म्यू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, h म्यू अपान सी स्क्वायर। अब आप लोग कहेंगे सर h क्या है, h है प्लांक नियतांक, म्यू है आवृत्ति, c है प्रकाश की चाल, तो ये फॉर्मूला होगा हमारा फोटॉन के गतिज द्रव्यमान का। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर, जस्ते की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण अत्यधिक प्रभावी होगा। यानी कि मान लीजिए कोई जस्ता है, अब इसकी सतह से हमें इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करना है, तो कौन सा विकिरण हम यूज करें ताकि इलेक्ट्रॉन जल्दी उत्सर्जित हो, ज्यादा उत्सर्जित हो। फर्स्ट है सूक्ष्म तरंगे, सेकंड है दृश्य प्रकाश, थर्ड है औरत तरंगे, फोर्थ है पराबैंगनी प्रकाश। तो देखिए अगर आपको जस्ते की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कराना है तो पराबैंगनी प्रकाश सबसे अच्छा होगा, सबसे अत्यधिक इफेक्टिव ये होगा, मोस्ट इफेक्टिव यानी कि अत्यधिक प्रभावी ये होगा। ठीक है, तो ये थे आपके 12th फिजिक्स के चैप्टर 11 के 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ लिए, अब हम देखेंगे इस चैप्टर के कौन कौन से लघु उत्तरीय प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, सॉरी अति लघु उत्तरीय प्रश्न पहले देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न कौन सा इंपॉर्टेंट है। देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न में 1 नंबर का आपका ये आएगा, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। देखिए इसमें 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका प्रकाश वैद्युत कार्य फलन, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन, देहली आवृत्ति, देहली तरंगदैर्घ्य, ये सब टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सबको हम पढ़ेंगे एक एक करके। देखिए सबसे पहला प्रकाश वैद्युत कार्य फलन से क्या तात्पर्य है, यानी कि प्रकाश वैद्युत कार्य फलन क्या होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि हम धातुओं से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कराते हैं। इस चैप्टर में आपको किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के बारे में बताया गया है। ठीक है, और इसी से रिलेटेड हमें नियम भी दिए गए हैं, आइंस्टीन का समीकरण भी है इसी से। ठीक है, उसके नियम। तो देखिए प्रकाश वैद्युत कार्य फलन से क्या तात्पर्य, तो देखिए वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, उस धातु का प्रकाश वैद्युत कार्य फलन कहलाता है। यानी कि देखिए मैं यहीं पर समझा दे रहा हूं, ये आपका एक मान लीजिए धातु है, ये क्या है, धातु का टुकड़ा है। धातु में आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया आयरन ले लिया। ठीक है, अब देखिए इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि धातु है, तो इलेक्ट्रॉन तो होगा इसमें, क्या है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन। अब देखिए क्या कहा गया, वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा, मान लीजिए कोई प्रकाश यहां पर आकर इस पर ऐसे आपतित होती है, ये क्या है, आपतित प्रकाश है, आपतित प्रकाश। ठीक है, यानी कि ये प्रकाश आकर इस पर गिरती है। तो आपसे कहा जा रहा है, अब देखिए आपसे क्या कहा गया, वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा, यानी कि इस प्रकाश का वह ऊर्जा, वह न्यूनतम ऊर्जा जो इस धातु की सतह से, ये क्या है, धातु की सतह है, धातु की सतह, धातु की सतह, आप धातु के स्थान पर कुछ भी ले सकते हैं जो मेटल हमारा होगा। ठीक है, अब इस प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा जो इस धातु की सतह से, देखिए अभी अंदर है, इससे प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके। देखिए अभी ये इलेक्ट्रॉन अंदर थे, अभी ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं, यानी कि प्रकाश की इतनी ज्यादा ऊर्जा है कि इस सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो रहा है। तो इसी ऊर्जा को हम कहेंगे प्रकाश वैद्युत कार्य फलन, यानी कि इस प्रकाश की न्यूनतम ऊर्जा जो इस धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके, इसी को हम कहेंगे प्रकाश वैद्युत कार्य फलन। तो देखिए वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, उस धातु का प्रकाश वैद्युत कार्य फलन कहलाती है। ठीक है, सामान्यतः इसको हम W से व्यक्त करते हैं। अब यहाँ पर 1-2 चीज और समझ लेते हैं, देहली आवृत्ति, देहली तरंगदैर्घ्य। तो देखिए देहली आवृत्ति में क्या होगा, इस आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके, उसे हम देहली आवृत्ति कहेंगे। ऐसे देहली तरंगदैर्घ्य भी है, देखिए इस आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम तरंगदैर्घ्य जो इस धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके, उसको हम देहली तरंगदैर्घ्य कहेंगे। तो तीनों डेफिनेशन मैं यहीं पर समझा दे रहा हूं, अभी आगे हम
बढ़ेंगे भी, लेकिन पहले समझ लीजिए। देखिए, इस प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा जो इस धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके, वह प्रकाश वैद्युत कार्यफलन होगा। अब देखिए, इसी आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो इस धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, वह क्या होगा? देहली आवृत्ति। और देहली तरंगदैर्ध्य क्या होगा? वह न्यूनतम तरंगदैर्ध्य, यानी कि इस आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम तरंगदैर्ध्य जो इस धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके, वह देहली तरंगदैर्ध्य होगा। तो चित्र आपको समझ में आ गया। अभी हम डेफिनेशन समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग इग्नोर करते हैं W से। अब W इक्वल टू एक फॉर्मूला भी आप लोग लिख लीजिए यहां पर, ठीक है। W इक्वल टू होता है h म्यू नॉट, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है प्रकाश वैद्युत कार्य फलन का। यहाँ पर H है आपका प्लांक नियतांक, म्यू नॉट क्या है? म्यू है आवृत्ति, म्यू नॉट है तो देहली आवृत्ति हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, देखिए W इक्वल टू हम लिख सकते हैं H, चूंकि म्यू इक्वल टू होता है, चूंकि म्यू नॉट इक्वल टू C अपान लैम्डा नॉट होता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसके जगह पर लिख देंगे H C अपान लैम्डा नॉट, C अपान लैम्डा नॉट, और ये हमारा हो जाएगा दूसरा फॉर्मूला। तो देखिए, इसको दो प्रकार से लिख सकते हैं। W इक्वल टू H म्यू नॉट होता है तो ये भी लिख सकते हैं। अब चूंकि म्यू नॉट इक्वल टू C अपान लैम्डा नॉट होता है तो इसी फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं W इक्वल टू H C अपान लैम्डा नॉट, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा प्रकाश वैद्युत कार्य फलन। तो ये समझ में आ गया। अब आगे हम अभी और टॉपिक देखेंगे, पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इस चित्र को समझ लीजिएगा, अभी आगे भी काम आएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तीन प्रकार से आता है। तीनों टाइप से मैंने आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, तीन प्रकार से आएगा, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। देखिए, सबसे पहले टाइप इस प्रकार से आएगा कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली आवृत्ति से क्या तात्पर्य है, इसकी क्या महत्व है, और देहली आवृत्ति से क्या तात्पर्य, इस प्रकार से भी आ सकता है या इस प्रकार से भी आ सकता है कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन में देहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं। तो ये तीनों एक ही क्वेश्चन है, या लगा हुआ है, देखिए या और या, ठीक है। यानी कि तीनों सेम क्वेश्चन है, बस सिर्फ तीन तरीके से आते हैं क्वेश्चन, ये ध्यान रखिएगा। तो देहली आवृत्ति क्या है? मैंने आपको बताया था, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके, उसी को हम बोलेंगे देहली आवृत्ति, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था, ये आपका धातु की सतह, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, क्या है? इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो प्रकाश आया इस पर पड़ा धातु की सतह पर, तो इस प्रकाश की वह आवृत्ति जो इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके, उसको देहली आवृत्ति बोलेंगे। सेम कंडीशन, वही फिगर आपको यहां पर भी समझना है। तो देखिए, देहली आवृत्ति आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति है जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, इसे हम म्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं, म्यू नॉट यानी कि देहली आवृत्ति। इससे कम आवृत्ति के प्रकाश से धातु से कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है, यही इसकी महत्व है। यानी कि जो ये आपतित प्रकाश है, इसकी वह न्यूनतम आवृत्ति जो इस धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, वह देहली आवृत्ति कहलाएगा। अब मान लीजिए, देहली आवृत्ति से अगर कम आवृत्ति वाला कोई प्रकाश इस पर गिरता है तो वो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं कर पाएगा, ठीक है, यही इसकी महत्व है, ठीक है। तो ये भी हो गया, सिंपल सा था, इसमें भी कुछ नहीं था, इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का अर्थ समझाइए। अब प्रकाश विद्युत उत्सर्जन क्या होता है, वही सेम आपको समझना है। यहाँ पर प्रकाश विद्युत उत्सर्जन क्या होता है, देखिए, ये आपका धातु की सतह है, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, देखिए ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये क्या है, सब इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए, यहाँ पर एक प्रकाश आता है ये, और इस सतह पर गिरता है, तो इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है, यही प्रकाश विद्युत उत्सर्जन है। तो देखिए, जब किसी धातु पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है, देखिए धातु की सतह है, इस पर हम उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं, आवृत्ति कितना होगा, म्यू नॉट, देहली आवृत्ति। तो क्या होता है, तो उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। देखिए, इसके पृष्ठ जो ये है, इससे इलेक्ट्रॉन अंदर से बाहर उत्सर्जित होने लगते हैं, देखिए ये आ गए, ठीक है। तो क्या होता है, इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उत्सर्जित होते हैं उनको हम प्रकाश इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, तथा इस घटना को ही हम प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश वैद्युत प्रभाव बोलते हैं। दोनों नाम से जानते हैं। अगर मान लीजिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव आ जाए तो सेम चीज है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन आ जाए तो भी सेम ही चीज है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, सिंपल है, जब उपयुक्त आवृत्ति का कोई प्रकाश किसी धातु की सतह पर गिरता है तो
उसकी सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं उनको प्रकाश इलेक्ट्रॉन बोलते हैं और इस क्रिया को, इस घटना को प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या प्रकाश वैद्युत प्रभाव बोलते हैं। तो ये भी सेम चीज है, इसमें भी कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी हो गया आपका। देखिए नेक्स्ट हमारा है 4 नंबर क्वेश्चन, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली तरंगदैर्ध्य से क्या समझते हैं? तो वही सेम प्रोसेस है। देखिए ये आपका धातु की सतह है, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है। मैं थोड़ा सा अब बना रहा हूं, ये आपके इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पर, ये प्रकाश आया, तो इस प्रकाश की वह न्यूनतम तरंगदैर्ध्य यानी कि लैम्डा 0, इसको देहली तरंगदैर्ध्य बोलेंगे। तो किसी धातु पर आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य का वह अधिकतम मान जिसके तरंगदैर्ध्य का प्रकाश धातु पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके, देहली तरंगदैर्ध्य कहलाता है। यानी कि सब डेफिनेशन एक ही चित्र से, एक ही उससे रिलेटेड है, तो इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। जो प्रकाश, जिस आवृत्ति का प्रकाश होगा वो देहली आवृत्ति होगा, जिस तरंगदैर्ध्य का होगा वो देहली तरंगदैर्ध्य होगा, बस यही है, ठीक है। आगे देखिए, इसको हम लोग लैम्डा 0 से प्रदर्शित करते हैं, इस प्रकार से लैम्डा 0, ठीक है, या लैम्डा नॉट। अब देखिए यह देहली आवृत्ति के संगत तरंगदैर्ध्य होती है, अर्थात लैम्डा 0 इक्वल टू आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लैम्डा 0 इक्वल टू आपका हो जाएगा C/μ0, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर μ0 क्या है, देहली आवृत्ति, और C क्या है, प्रकाश की चाल, ठीक है। तो इसमें भी कुछ नहीं है, देहली तरंगदैर्ध्य भी हो चुका है, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया। ध्यान से समझिएगा, मैं आपको रेगुलर बताता जा रहा हूँ, आपको नोट करते हुए चलना है, समझते हुए चलना है, और इसमें कुछ खास है नहीं, वही सेम प्रोसेस, जो सेम डेफिनेशन लगभग है, थोड़ा बहुत चेंजेस इसमें है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इसको समझिए। देखिए डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य का सूत्र लिखिए। तो मैंने आपको बता दिया था डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य का सूत्र पहले ही, लैम्डा इक्वल टू आप लिखिए, चाहे H/P लिखिए, ठीक है, ये भी सेम है, तो ये भी आपका फॉर्मूला हो जाएगा। या आप क्या लिखिए, लैम्डा इक्वल टू आप लिखिए, लैम्डा इक्वल टू H/MB लिखिए, क्योंकि P इक्वल टू MB भी होता है, तो ये भी आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, H क्या है और ये सब क्या है, इसको समझ लीजिए। देखिए H क्या है, P क्या है, M क्या है और V क्या है, ठीक है, इसको जान लीजिए। तो देखिए एक एक को पहले समझते हैं। जो हमारा H है ये है प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक, ठीक है। और m क्या है, m है कण का संवेग, यानी कि v क्या है, p है संवेग, ठीक है। m है कण का द्रव्यमान, कण का द्रव्यमान, और v है हमारा द्रव्यमान, द्रव्यमान, और v हमारा क्या है, कण का वेग, कण का वेग, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया, बस इसमें कुछ है ही नहीं। तो ये आपका हो जाएगा डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य का फॉर्मूला, लैम्डा इक्वल टू H/P, P क्या है, संवेग है, या आप लिखिए लैम्डा इक्वल टू H/MB, क्योंकि P इक्वल टू MB भी होता है। तो इसमें भी कुछ नहीं है, इसको नोट कर लीजिए, तब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नोट कर लीजिए पहले इसको अच्छे से, ठीक है, रोक कर आप वीडियो नोट कर लिया कीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। देखिए अब ये एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। देखिए हम विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति चैप्टर पढ़ रहे हैं, और इसमें अगर न्यूमेरिकल्स ना आए तो प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल फिजिक्स में हर एक चैप्टर में है। तो देखिए क्या है, एक इलेक्ट्रॉन 0.5 × 10³ मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान है, इससे संबंध डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें कुछ है नहीं, इसको मैं लिख देता हूं। देखिए हमें v दिया गया है, v कितना दिया गया है, 0.5 × 10³ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। हमें निकालना क्या है, डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य निकालना है, हमें लैम्डा निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हम फॉर्मूला वही वाला लगा देंगे। लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू होता है H/MB, H/MV, यही फॉर्मूला हम लगा देंगे। अब आप लोग कहेंगे सर जी इसमें तो केवल V ही दिया गया है, फिर हम कैसे लगाएंगे। तो देखिए लैम्डा इक्वल टू हम लिखेंगे, H की वैल्यू हमें प्लांक नियतांक की एक वैल्यू होती है, वो होती है 6.6 × 10⁻34, ठीक है, अपान m की वैल्यू, m क्या है, देखिए एक इलेक्ट्रॉन है, तो m के जगह पर क्या लिखेंगे, कण का द्रव्यमान, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है कण, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लिख देंगे। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31, ठीक है, इंटू देखिए v की वैल्यू कितनी है, 0.5 ×
10 दी पावर 3, ठीक है। बस इसी को साइड में हम सॉल्व कर लेंगे, एक इधर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू, ऊपर हम ऐसे रहने देंगे 6.6 इंटू 10 दी पावर माइनस 34, ठीक है, अपान। अब नीचे देखिए 9.1 का 0.5 से गुणा कराएंगे तो हमारा कितना आएगा 4.55, ठीक है। 4.55 इंटू देखिए 10 के पावर माइनस 31 है, ये 3 है तो ये माइनस में प्लस में, तो 31 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा बताइए, ये 28 बचेगा, ठीक है। तो 10 के पावर माइनस 28 ये हो गया। इसको कट कर देंगे 4.55 से 6.6 को कट कर देंगे तो हमारा आएगा 1.45। तो लैम्डा इक्वल टू हमारा हो गया देखिए 1.45 इंटू ये 10 दी पावर माइनस 34 है और ये है 10 दी पावर माइनस 28। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। लैम्डा इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1.45 इंटू 10 दी पावर माइनस 34 है, ये 28, सॉरी इसमें प्लस में रहेगा, ठीक है, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा है तो ये 28 प्लस में रहेगा। अब देखिए 34 में से 28 जाएगा, कितना बचेगा 10 की पावर माइनस 6 बचेगा, ठीक है, -6। अब आप चाहें तो इतना भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसको क्या करते हैं हम एंगस्ट्रॉम में बदल देते हैं। देखिए यहाँ पर एंगस्ट्रॉम का मतलब आपको पता है, देखिए एक एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर, ठीक है, मीटर। अब देखिए ये 10 के पावर माइनस 6 है तो इसको 10 कैसे करेंगे, तो अगर आपको इसको 10 करना है तो इस प्रकार से लिख सकते हैं 1450 ठीक है, इंटू 10 के पावर माइनस 10, ऐसे आप लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें हम 4 ऐड कर रहे हैं, -6 है, 4 ऐड कर दिया -10, तो यहाँ पर क्या करेंगे 4 अंक हम इधर चले आएंगे तो 2 यहाँ पर है और 2 जीरो लगा देंगे तो इतना हमारा हो जाएगा। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं या इसी को लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल टू 14,500 यानी कि 14,500 एंगस्ट्रॉम। इतना भी हमने एंगस्ट्रॉम में बदल दिया, आप चाहे तो इतना भी आंसर लिख सकते हैं जो मैंने ऊपर बताया, ठीक है, ये वाला मीटर में आ जाएगा, इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दोनों राइट है, चाहे जैसे आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इसमें कुछ था नहीं, हमने क्या किया, v हमें दिया गया था, लैम्डा दिया गया था, हमने फॉर्मूला लगाया लैम्डा इक्वल टू h/mb, हमें m पता है, v पता है, h पता है, हमने लगा दिया। तो एटलीस्ट जो हमारा है लैम्डा इक्वल टू 14,500 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल था, इसको भी नोट कर लीजिए। तब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोट हो गया होगा आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एक गतिमान कण का डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य 2 एंगस्ट्रॉम है, कण का संवेग क्या होगा। तो ये भी सिंपल है, हमें यहाँ पर डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य दिया गया है कितना 2 एंगस्ट्रॉम, 2 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, पहले इसको हम एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू 2 इंटू, देखिए एक एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 की पावर माइनस 10, अब ये मीटर में हो जाएगा, ठीक है, किस में हो जाएगा, ये मीटर में। अब देखिए क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, यहाँ पर P निकालना है, P, तो इसको निकाल लेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था अभी, लैम्डा इक्वल टू h/p, h/p, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है, इसको मैं ऐसे कर देता हूं। अब यहां से हमें चूंकि P निकालना है तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इक्वल टू हो जाएगा h/लैम्डा, ये हो गया, ठीक है। अब इस पे हम रख देंगे फॉर्मूले पे, तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम रखेंगे P इक्वल टू, देखिए h की वैल्यू कितनी होती है, मैंने बताया था अभी, प्लांक नियतांक 6.6 इंटू 10 दी पावर माइनस 34 अपान, देखिए लैम्डा की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10 दी पावर माइनस 10, ठीक है, 10। अब देखिए इसको कट कर देंगे, 6.6 को 2 से कट करेंगे तो 2 3 जा 3, 3.3 आ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा P इक्वल टू 3.3 इंटू 10 दी पावर माइनस 34 और इंटू 10 दी पावर माइनस 10 है, ऊपर जाएगा प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है। तो P इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3.3 इंटू 10 दी पावर माइनस 34 में से 10 जाएगा -24 बचेगा, ठीक है। इसका मात्रक होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर ये कैसे आया, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड कहां से आ गया इसका मात्रक, तो देखिए कैसे आया, इसको भी समझ लीजिए, थोड़ा सा जरूरी है। P इक्वल टू होता है MB,
mv। अब m क्या है? द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। v क्या है? v है आपका वेग, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया, इसको भी नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, यानी कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल है, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, रोक कर आप वीडियो को नोट कर लिया कीजिए। नेक्स्ट देखिए, एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप चुटकियों में दे देंगे। देखिए, उस प्रयोग का नाम लिखिए जिससे कम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति सिद्ध होती है। यानी कि उस प्रयोग का आपको नाम लिखना है जिससे कम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति की पुष्टि होती है। तो देखिए, वो आपका जो प्रयोग है वो है डेविसन तथा जर्मर का प्रयोग। इसके द्वारा कम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति की पुष्टि होती है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल था, ये तो वन लाइनर क्वेश्चन था, तो इसको आपको पहले ही पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे थे अतलघ उत्तरीय प्रश्न। इस चैप्टर से 8 ऐसे अतलघ उत्तरीय प्रश्न हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लघु उत्तरीय प्रश्न। अब लघु उत्तरीय प्रश्नों का मैं आपको आंसर इसमें नहीं बताऊंगा, यानी कि सिर्फ मैं क्वेश्चन बताऊंगा। हमने बहुविकल्पीय प्रश्न और अतलघ उत्तरीय प्रश्न का आंसर भी पढ़ा, इसमें मैं क्वेश्चन बताऊंगा। देखिए क्या है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम लिखिए। ये क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम, यानी कि जो मैंने बताया था प्रकाश वैद्युत प्रभाव, कि जब उपयुक्त आवृत्ति का कोई प्रकाश किसी धातु की सतह पर पड़ता है तो उससे प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है, लेकिन इसके कुछ नियम है, कुछ रूल्स हैं, वो आपको लिखने हैं, ठीक है। आगे देखिए, मैं बताऊंगा इसको आगे। देखिए, दूसरा है द्रव्य तरंगे क्या है? द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्ध्य का सूत्र लिखिए, या इस प्रकार से भी क्वेश्चन आता है कि लुई डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य के द्रव्य तरंग की अवधारणा स्पष्ट कीजिए, द्रव्य तरंगों के तरंगदैर्ध्य का सूत्र स्थापित कीजिए। तो दो टाइप से ये क्वेश्चन आता है, तो द्रव्य तरंग के बारे में भी पढ़ लेना है। अब आते हैं, एक क्वेश्चन और है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं? आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए, यानी कि आइंस्टीन का एक प्रकाश विद्युत समीकरण था, उसको आपको बताना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये था आपका। अब आते हैं विस्तृत उत्तरीय में। विस्तृत उत्तरीय में ये क्वेश्चन आपका है, ठीक है। जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया, ये वाला क्वेश्चन, थर्ड वाला, ठीक है, ये आपका लघु उत्तरीय में नहीं, ये आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो वही क्वेश्चन सेम यहाँ है। तो ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का आएगा विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में, कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के से आप क्या समझते हैं? आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए, यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन क्या होता है, दोनों सेम ही है, ठीक है। तो इसको आपको बताना है विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में। अब देखिए, इसमें जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है वो एक ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि यही एक ऐसा क्वेश्चन है विस्तृत उत्तरीय में जो इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि 12th फिजिक्स का जो चैप्टर 11 है, जिसका नाम है विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति, इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी बताए। क्या इसी तरह आप चैप्टर 12 का भी क्वेश्चन आंसर चाहते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।